सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है, जैसे आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा या फिर टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। सो आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले कि ये जो एलआईसी का जो आईपीओ है वो अच्छा होने वाला है, क्या आपको उसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कुछ अननोन फैक्ट बताने वाले हैं आपको एलआईसी के बारे में। जी हाँ, एलआईसी मीन्स एक गवर्नमेंट कंपनी है। सो बेसिकली उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। सो इसलिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आम लोगों को यानी आप लोग को इन्वेस्टर लोगों को पता नहीं है। सो बेसिकली वही सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले, और सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या होने वाले गवर्नमेंट के सामने इस आईपीओ को लॉन्च करने के पहले। ठीक है, सो ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हम। सो बेसिकली चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते KBC, सॉरी गलत वीडियो है। सो चालू करते हैं हमारा एलआईसी का जो केस स्टडी है उसको। सो ये जो एलआईसी कंपनी है, तो सबसे पहले हम बेसिकली तारीफ करेंगे एलआईसी कंपनी के बारे में, यानी एलआईसी कंपनी के बारे में ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि भाई आपको इसका आईपीओ खरीदना चाहिए। देन हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिनको सुन के आपको लगेगा कि भाई हमें इस कंपनी का आईपीओ नहीं खरीदना चाहिए। देन हम जो हमारा ओपिनियन है उसको बताने वाले हैं कि क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले चालू करते हैं एलआईसी की तारीफ से। सो ये जो एलआईसी है वो इंडिया की, हाँ जी हाँ, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है पर सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। एलआईसी तकरीबन 31 ट्रिलियन रुपीस मैनेज करती है। 31 ट्रिलियन रुपीस यानी तकरीबन 31 लाख करोड़ रुपीस। एलआईसी तकरीबन 31 लाख करोड़ रुपीस मैनेज करती है 40 ट्रिलियन डॉलर यानी 40 लाख करोड़ में से। जी हाँ, जो हमारी पूरी इंडिया की जो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो 40 लाख करोड़ की है, और उस 40 लाख करोड़ में से एलआईसी 31 लाख करोड़ मैनेज करती है। एंड देन अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ आने की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2020-2021 के यूनियन बजट में हुई थी, जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि हम जो एलआईसी है उसमें हमारा कुछ हिस्सा बेचने वाले, और अभी वो हिस्सा कितना होने वाला है ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया था। 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, कितना परसेंट भी हो सकता है, लेकिन बस नॉर्मली 10 या 15% के आसपास ही होने वाला है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अभी कुछ 2 महीने पहले ही हमें कुछ रूमर्स देखने मिले थे, कुछ न्यूज़ आई थी कि जो गवर्नमेंट है वो एलआईसी के आईपीओ के लिए वो प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन के लिए 2 कंपनी को ढूंढ रही थी। सो बेसिकली उसकी शायद से बिडिंग भी चालू हुई थी। ठीक है, सो मीन्स इससे आपको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी तुरंत मीन्स थोड़े टाइम में ही आईपीओ लाने वाली है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एलआईसी की मार्केट शेयर की। तो जो एलआईसी है वो तकरीबन 75% मार्केट शेयर होल्ड करती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में। यानी अगर पूरे इंडिया में 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी तो उन 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में से 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी की होगी। ठीक है, मीन्स आप इससे पता लगा सकते हो कि मीन्स जो एलआईसी है वो इस सेक्टर का यानी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एक बेताज बादशाह है, वो बेसिकली इस बिजनेस का राजा बन चुका है। और ये जो एलआईसी कंपनी है वो अगर इंडिया में जितने भी बाकी सब इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सबको अगर मिला भी देंगे तो भी वो सब कंपनियां मिला के भी एलआईसी जितनी बड़ी नहीं बन पाएगी। सो इससे आपको एलआईसी का स्केल का अंदाजा लग चुका होगा कि भाई एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है, और बेसिकली वो प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। वो हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है और वो गवर्नमेंट को देती है बेसिकली। यानी ये जो कंपनी है एलआईसी वो गवर्नमेंट के लिए बहुत वैल्यू होल्ड करती है। सो अब ये जो गवर्नमेंट है वो एलआईसी का आईपीओ लाने वाली है। सो वो लोग ट्राई करेंगे कि वो लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, क्योंकि मीन्स अगर वो लोग ने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया सो इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यानी मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ करवानी है सो आपको दूसरे बंदे को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको एलआईसी के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो ऐसे ही गवर्नमेंट को इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी एलआईसी की तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर है बेसिकली वो सब एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे। और अभी वैल्यू से मुझे याद आया कि हम भी आपको बहुत वैल्यू देते हैं। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। सो अभी ये बोलने के साथ ही साथ मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा सिल्वर प्ले बटन जो मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मिलते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना, मैं भी नहीं देख सकता हूँ। अरे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए तभी तो मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो मीन्स अगर आपको इन्वेस्टर को एलआईसी में इंटरेस्टेड करना है तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो यहीं पे सबसे बड़ी और सबसे मेन और सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, और सबसे अननोन प्रॉब्लम आती है, यानी लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। और वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो एलआईसी कंपनी है वो हर साल जितना प्रॉफिट कमाती है उस
प्रॉफिट में से वो 95% प्रॉफिट वो बोनस या फिर डिविडेंड के रूप में अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे देती है, और बाकी का सिर्फ 5% प्रॉफिट वो अपने पास रखती है, या फिर बेसिकली वो अपने पास रखती भी नहीं है, वो सीधा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, यानी बेसिकली गवर्नमेंट को दे देती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने कस्टमर को दे देती है, और एक बहुत छोटा हिस्सा यानी सिर्फ 5% वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो मीन्स आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि मीन्स आप LIC का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक छोटा सा पार्ट आप ओन करते हो। सो LIC बेसिकली अपने प्रॉफिट का 95% हिस्सा लोगों में बांट देगी, अपने कस्टमर में बांट देगी, और सिर्फ 5% हिस्सा आपको देगी। सो क्या आपको अच्छा लगेगा? बेसिकली नहीं लगेगा, और आप बेसिकली आप कंपनी खरीदना नहीं क्यों चाहोगे? मीन्स उसके शेयर आप खरीदोगे ही नहीं, आप अपना स्टेक फटाक से बेच दोगे। सो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है। सो प्रॉब्लम यही है कि LIC अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे देती है, और शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है। सो इसी वजह से उसके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी उसके जो कस्टमर्स हैं, LIC के जो कस्टमर हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, और वो लोग बेसिकली उसकी पॉलिसी बार बार खरीदते रहते हैं और सबको रिकमेंड भी करते हैं, जिसकी वजह से जो LIC है उसका नाम इतना बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो भी बेसिकली हमें इससे पता ही चलता है कि LIC का नाम इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि लोग 95% पैसा अपने कस्टमर को देते हैं। सो अगर गवर्नमेंट को इन्वेस्टर को ललचाना होगा, यानी गवर्नमेंट को इन्वेस्टर को थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो वो लोग को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लोग प्राइवेट प्लेयर से कॉपी कर सकते हैं। जो हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने बेसिकली उनके पास 2 फंड होते हैं, बेसिकली मीन्स 2 अलग अलग टाइप की पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, यानी आप कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपने वो पॉलिसी खरीदी तो आपको बेसिकली कंपनी जितने प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको उस पॉलिसी को खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी हर साल या फिर हर महीने आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उस पॉलिसी को खरीदने के लिए। देन दूसरी पॉलिसी आती है नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको थोड़ा कम प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे जो कंपनी जितने प्रॉफिट कमाएगी उसका हिस्सा नहीं मिलने वाला। सो बेसिकली ये दोनों अलग अलग पॉलिसी है। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट को इन्वेस्टर को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो लोग को ये तरीका आजमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो अगर जो गवर्नमेंट है वो LIC का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, वो LIC में भी ऐसा करती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसा LIC में भी करती है। वो लोग 2 अलग अलग टाइप की पॉलिसी निकालती है, एक पार्टिसिपेटिंग, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसमें पार्टिसिपेटिंग का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा लगेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग का प्रीमियम कम लगेगा। सो बेसिकली इससे इन्वेस्टर को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके जितने भी कस्टमर हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनको फ़ायदा ऐसे नहीं होगा क्योंकि मीन्स ये जो LIC की जितनी भी पॉलिसी होती है वो इतनी अच्छी इसलिए होती है, लोग उस पॉलिसी को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो लोग कंपनी का एक प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलता है, इसलिए लोग उस पॉलिसी को खरीदते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने LIC का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और ये पॉलिसी मीन्स उसका जो पूरा पॉलिसी का जो फंडा था उसको ही चेंज कर दिया, सो उनके जो कस्टमर थे उनको लगेगा कि पहले कंपनी डिविडेंड देती थी, बोनस देती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं करती है। सो इसके वजह से लोगों का LIC पे से भरोसा उठ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग LIC को छोड़ के वो लोग किसी प्राइवेट कंपनी के पास जा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए। ठीक है, सो इसके वजह से इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर LIC की सेल्स कम हुई, LIC की जो अंडरराइटिंग सेल्स है या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं पॉलिसी की जो सेल्स है, अगर वो कम हुई, सो बेसिकली जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान होने वाला है। सो एक इन्वेस्टर के लिए ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आगे कुआं है पीछे खाई है, कहाँ पे जाएंगे हम? क्योंकि अगर उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया सो कस्टमर्स कम होने वाले, अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया सो उनको प्रॉफिट कम होने वाला है। सो क्या कर सकते हैं? सो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से जो LIC का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते टाइम बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो लोग को जो पॉलिसी की जो प्राइस है वो लोग ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, और वो लोग जो पॉलिसी की जो प्राइस है वो ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते। अगर प्राइस कम रखे तो बेसिकली इन्वेस्टर लोग बुरा मान जाएंगे, अगर प्राइस ज़्यादा रखे तो बेसिकली कस्टमर लोग बुरा मान जाएंगे, और दोनों ही सिचुएशन में बेसिकली इन्वेस्टर लोगों का ही नुकसान होने वाला है। सो इसलिए इन्वेस्टर लोग IPO नहीं खरीद सकते। सो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो भी करेंगे गवर्नमेंट बहुत सोच समझ करना पड़ेगा। सो ये जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन एक और प्रॉब्लम भी चालू होती है उससे, और वो ये है कि गवर्नमेंट को अगर LIC के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हैं, अगर गवर्नमेंट को ये पॉलिसी का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ भी अगर 2 पॉलिसी अलग करना पड़ेगा, फंड को अलग करना पड़ेगा, सो ये सब चीज़ों के लिए उनको LIC एक्ट ऑफ 1956 इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अभी आपको तो पता है कि पार्लियामेंट में ये सब चेंजेस कैसे होते हैं,
कुर्सियाँ टूटती है, टेबल टूटते, माइक उखाड़े जाते हैं, बुक फाड़ी जाती है, टेबल के ऊपर चढ़ के हा चिल्लाते हैं सब लोग। मीन्स आपको पता है कि ये बात बहुत खतरनाक हो सकती है, मीन्स आपको पता है कि मीन्स ये बहुत हार्ड चीज़ है, मीन्स ये करने में बहुत टाइम लग सकता है गवर्नमेंट को, क्योंकि मीन्स ये जो पार्लियामेंट है, जो पूरी लोकसभा विधानसभा ये सब चीज़ें, उसमें कोई भी बिल पास होने के लिए या फिर कोई भी चेंजेस होने के लिए किसी भी एक्ट में बहुत टाइम लग जाता है। एंड देन अगर एक्ट चेंज कर भी दिया सो अपोजिशन भी ये करता है, वो करता है, वो करता है, सो वो सब चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, अगर इसको इन्वेस्टर सेंट्रिक बनाना है, सो बेसिकली वो लोग को बिल पास करने पड़ेंगे। बेसिकली ये जो LIC एक्ट है 1956 का, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ये सब चीज़ों में आपको पता ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी आपको बता दी। और यहाँ पे हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप मार्केट में देखोगे सो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ, बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ यहाँ पे ट्रेड हो रही हैं। सो ये जो इन्वेस्टर्स हो गए, वो लोग ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? उनकी वैल्यूएशन करने के लिए एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू यानी क्या? एम्बेडेड वैल्यू यानी बेसिकली समझ जाए, मेरी एक कंपनी है, मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सो अभी समझ जाए मैंने इस साल 1 लाख पॉलिसी बेची। सो अभी उस 1 लाख पॉलिसी को बेचने के बाद मुझे फ्यूचर में, सो अभी मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो बेसिकली 40 साल या फिर 50 साल की होती है। बेसिकली मीन्स 40 साल 50 साल के बाद हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, फिर ऐसी कुछ चीज़ें होगी, हमें पैसा आना बंद हो गया, फिर पैसा जाएगा हमारा। सो बेसिकली वो पॉलिसी है वो 40 से 50 साल तक चलती रहती है। सो इस एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? एम्बेडेड वैल्यू यानी बेसिकली अगर किसी कंपनी ने, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने बेसिकली आज पॉलिसी बेची, सो उसके बाद उसको फ्यूचर में उस पॉलिसी से कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो उस कंपनी को उस पॉलिसी बेचने की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन उसको हम ऐड कर देंगे। सो उससे हमें मिलेगा कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो LIC की मेन प्रॉब्लम है वो यही आती है कि वो जितना प्रॉफिट कमाती है उसका 95% पैसा वो अपने कस्टमर्स को या फिर पॉलिसी होल्डर्स को दे देती है। और ये जितनी भी पॉलिसी थी वो बेसिकली बिक चुकी है। अभी अगर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस की, इसके रिस्ट्रक्चरिंग किया बेसिकली, सो फिर भी जो पुरानी पॉलिसी थी उन पॉलिसी होल्डर्स को फिर भी 95% उनका जो प्रॉफिट है कंपनी का वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको इतना इतना डिविडेंड, इतना इतना बोनस देने वाले। सो बेसिकली उसके वजह से जो LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है, या फिर बेसिकली बहुत कम कैलकुलेट होने वाली है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो उसका वैल्यूएशन बराबर से नहीं कर सकती है। और अगर गलत वैल्यूएशन पे निकाला सो बेसिकली इन्वेस्टर लोग भी उसका IPO नहीं खरीद सकते। सो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे भी सावधान रहना पड़ेगा। देन ये तो यहाँ पे बात हो गई कंपनी के वैल्यूएशन की। सो वैल्यूएशन बेसिकली बहुत कम हो सकती है अगर एम्बेडेड वैल्यू से अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी है वो तो ऑलरेडी बिक चुकी है। सो प्रॉफिट का 95% हिस्सा तो बेसिकली कस्टमर को जाने वाला है, पॉलिसी होल्डर्स को जाने वाला है, जिसकी वजह से उनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है वो बहुत कम होने वाली है। फिर चाहे वो जो स्ट्रक्चरिंग जैसे हमने बात की, 2 अलग अलग टाइप की पॉलिसी निकालती है, वो हो कि ना हो, बेसिकली उसका एम्बेडेड वैल्यू पुरानी पॉलिसी की वजह से बहुत कम होने ही वाला है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर LIC का कुछ हिस्सा सरकार ने बेच भी दिया, थोड़ा हिस्से में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर भी दिया, फिर भी मीन्स तकरीबन 10 से 15% ही सरकार उसका स्टेक बेचने वाली है। बाकी का 85 से 90% स्टेक सो बेसिकली गवर्नमेंट के पास ही होने वाला है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सो अभी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यानी बेसिकली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मीन्स पब्लिक को लूटेगी या फिर ऐसा करेगी वैसे करी। गवर्नमेंट की बहुत सारी दूसरे काम भी होती है, बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे अगर कोई भी कंपनी डूब रही है, जैसे अगर हम बात करेंगे येस बैंक की, सो अभी हमें येस बैंक को डूबने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि येस बैंक के पास बहुत सारे लोगों का डिपॉजिट है। सो अगर येस बैंक डूब गया सो इतने सारे लोगों का इतना सारा पैसा डूब जाएगा। सो इसलिए सरकार ने क्या आदेश जारी किया, सरकार ने SBI को बोला कि वो येस बैंक का स्टेक खरीदे। सो बेसिकली सरकार ने पब्लिक के फ़ायदे के लिए ये चीज़ की। सो सरकार ऐसे LIC के साथ भी कर सकती है। सरकार पब्लिक के फ़ायदे के लिए यानी दूसरे सिटीजन से उन सब के फ़ायदे के लिए बेसिकली वो लोग कुछ कंपनियों को बेल आउट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो लोग जो LIC के जो पैसा है उसको थोड़ी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सरकार को सबका देखना पड़ता है कि भाई मीन्स सरकार सिर्फ इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं चलेगी, सरकार को सबका देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सरकार का जो इंटरेस्ट है वो मेनली थोड़ा इन्वेस्टर से यानी बेसिकली शेयर होल्डर से थोड़ा साइड में जाके थोड़ा बाकी पब्लिक, बाकी सिटीजन उनके फेवर में जा सकता है। या फिर जो कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो इन्वेस्टर को मेन वैल्यू प्रोवाइड ना कर पाए, क्योंकि जो पब्लिक है और जो इन्वेस्टर है दोनों के इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो सकते बेसिकली। क्योंकि अगर पब्लिक को फायदा होगा तो बेसिकली इन्वेस्टर को नुकसान होने वाला है, इन्वेस्टर को फायदा होगा तो मे भी पब्लिक को फायदा नहीं होने वाला। सो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी हमारे हिसाब से आपको फिलहाल थोड़ा IPO के थोड़ा डिटेल आने का वेट करना चाहिए। सरकार यहाँ पे क्या रिस्ट्रक्चरिंग करती है LIC में, देन क्या प्रॉब्लम का सुधार करती है सरकार, क्या होता है, वो सब चीज़ों का वेट करना पड़ेगा थोड़ा मेरे हिसाब से। अभी फिलहाल तो हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स नहीं है, कुछ भी बैलेंस शीट है, फिर कोई चीज़ नहीं है फिलहाल। सो इसलिए अभी फ़िलहाल आपको
सोचा नहीं चाहिए LIC के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है LIC का IPO आने में, पूरे फैक्ट आने में, तो तब तक आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, हमने बहुत सारी कंपनियों के IPO के ऊपर वीडियो बनाए, हमने बहुत सारी कंपनियों का केस स्टडी भी किया है, वो सब का लिंक ऊपर आई बटन में आप चाहे देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।